नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग महासंग्राम सीरीज की भाग 6 कॉमिक्स को पढ़ रहे थे और इसका पहला पार्ट को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तेरी ढाल तो गई, अब बता कि तू कैसे बचेगा तिरंगा। मेरी ढाल मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाचार हो गया हूँ नागा अर्जुन। इंसान की असली ताकत उसकी अपनी शक्ति और युद्ध कौशल होता है, जिसकी मदद से वो कोई भी जंग जीत सकता है। अपनी ढाल के बिना भी मैं तुमसे लड़ सकता हूँ और ये बात मैं अभी साबित कर देता हूँ। ये क्या? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा दिमाग जैसे सुन पड़ रहा है। ये कमाल मेरे उस बाण का है तिरंगा, जिसे तू अपने हाथों से रोका था। उससे निकलने वाली किरणों ने तेरे स्नायु तंत्र को जड़ कर दिया है और अब तुझे खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। असहाय तिरंगा अब खतरे में था और दिल्ली में कहीं दूसरी जगह पर। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम नागदेव हो, इच्छाधारी नागों के द्वीप नागद्वीप के योद्धा और महात्मा कालदूत के मानस पुत्र। लेकिन तुम यहाँ मेरे शहर में तबाही क्यों फैला रहे हो? पहचान तो मैं भी तुझे गया हूँ शक्ति। तू वही है जो कुछ समय पहले हमारे नागद्वीप पर हमसे टकराई थी। उस समय तो हम दोस्तों की तरह विदा हुए थे, पर आज तुम यहाँ तबाही क्यों मचा रहे हो? क्योंकि मेरे स्वामी राक्षसराज चंडकाल ने हमें यहाँ तबाही मचाने और मानव को अपना गुलाम बनाने भेजा है और इस कार्य में तो रुकावट बन रही है। इसलिए अब तेरा हस्त्र भी वही होगा जो कुछ देर पहले मानव का हुआ है। मैं तुम्हारी दाढ़ी की शक्ति को जानती हूँ नागदेव। जो इसमें एक बार फंस गया वो जिंदा बाहर नहीं आ पाता। पर शक्ति को तेरी इस दाढ़ी के बंधन में बांधना मुश्किल है, क्योंकि मुझे प्रकाश रूप में इस कैद से निकलने में एक पल का 100वां भाग भी नहीं लगेगा। नागदेव को विस्फारित आंखों के सामने से शक्ति न केवल उसकी दाढ़ी की पकड़ से निकली, बल्कि अगले ही पल उसके वार ने नागदेव के पैर जमीन से उखाड़ दिए। नागदेव तो चंडकाल का हिमायती बनकर आया है, पर शक्ति तुझे मानव का नुकसान नहीं करने देगी, क्योंकि ये शहर मेरा भी कार्य क्षेत्र है। यदि ऐसी बात है तो ठीक है, पहले तेरा ही नुकसान कर लेता हूँ, अन्यथा तो मेरे मार्ग का रोड़ा बनी रहेगी। अपनी ये मनसा भी पूरी कर ले नागदेव, अन्यथा बाद में तू यही कहेगा कि शक्ति ने तुझे शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं दिया। मेरा गरुड़ दंड तुझे इतनी देर की मोहलत नहीं देगा शक्ति। नागदेव की गरुड़ दंड शक्ति और शक्ति के प्रचंड उष्मा शक्ति आपस में टकराने लगी और नतीजा शक्ति के पक्ष में निकला। मेरा गरुड़ दंड पिघल रहा है, परंतु ये असंभव है। शक्ति के सूर्य जैसे ताप के आगे देव या दानव शक्ति भी नहीं टिक सकती नागदेव। फिर तेरा दंड तो केवल नाग शक्ति का था। मेरा गरुड़ दंड मुझे महात्मा कालदूत ने प्रदान किया था, जिसे मैंने अपनी साधना द्वारा सिद्ध किया था। तूने मेरी वर्षों की साधना से सिद्ध किया हुआ दंड नष्ट करके अपनी मौत को दावत दे दी है शक्ति। अब नागदेव तुझे भयानक मृत्यु देगा। ले देख मेरी अन्य शक्तियों ले देख मेरी अन्य शक्तियों को, जैसे मेरी मानसिक शक्ति धाड़। गरुड़दंड मेरी शक्तियों को चलाने का एक माध्यम था शक्ति। नागद्वीप पर मैंने वर्षों साधना करके अपनी मानसिक शक्तियां भी विकसित की है। ताड़। ओह, ये तो महामानव की तरह ही मानसिक वार कर सकता है, और मानसिक वार रोक सकने लायक मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि ये कोई अस्त्र शस्त्र या वार नहीं होता है। इसका मानसिक हाथ मुझे अपनी जकड़ में ले रहा है और इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। तूने मेरा दंड नष्ट किया है शक्ति। मैं तुझे नष्ट करके सारे मानव को सम्राट का गुलाम बनाऊंगा। वार जोरदार था। मुझे तो इसके वार से ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन मेरे मानवीय रूप चंदा के रीढ़ की हड्डी टूट सकती है। मुझे पलट कर वार करना ही होगा, लेकिन मानसिक शक्ति को रोक सकने वाला वार क्या हो सकता है? अरे हाँ, एक वार है जो नागदेव की मानसिक शक्ति को रोक सकती है, और उसके लिए मुझे अपने वारों की तीव्रता को और बढ़ाना होगा।
शक्ति अपने वारों की तीव्रता बढ़ाती चली गई। जवाब में नागदेव भी अपनी मानसिक शक्ति का दबाव बढ़ाता चला गया। अब देखना ये था कि किसकी शक्ति दूसरे के ऊपर हावी होती है। और नतीजा एक बार फिर से शक्ति के पक्ष में निकला। शक्ति के प्रचंड उष्मा शक्ति ने एक धमाके से नागदेव को उड़ा दिया। बड़ाम! आह! जमीन पर गिरने से पहले ही नागदेव बेहोश हो चुका था। मैं जानती थी मानसिक वार करने के लिए दिमाग को एकाग्रता चाहिए होती है, और मेरी उष्मा नागदेव को विचलित कर रही थी। इसलिए उसका दिमाग उष्मा सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। अब मुझे ध्रुव की सलाह के मुताबिक शहर का चक्कर लगाते हुए रहना चाहिए, क्योंकि मेरी गति के कारण मैं अन्य ब्रह्मांड रक्षकों के मुकाबले किसी भी जगह पर जल्दी पहुंच सकती हूं। शक्ति हवा में लहरा उठी, जहां बिसर्पी अपने योद्धा रूप में आ चुकी थी। अब तेरे वारों का मेरे इस योद्धा रूप पर कोई असर नहीं होगा ध्रुव। अभी भी वक्त है बिसर्पी, इस लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा। अपने आप को संभालो, अपनी जान बचाने के लिए बहाने मत बना ध्रुव। तुझे मरना तो है ही। मैं यहाँ आई तो नागराज को मारने थी, लेकिन अब उससे बेहतर तू मिल गया। सम्राट चंडकाल तेरी लाश देखकर बहुत खुश होंगे। तब तो तुम्हारे सम्राट को बहुत निराश होने वाली है बिसर्पी, क्योंकि ध्रुव को मारना इतना आसान नहीं है। धड़ाक! बिसर्पी तुझे सम्राट के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने देगी। मैं उसका पूरी पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने का सपना तोड़ दूंगा। ओह! बिसर्पी तुझे सम्राट के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने देगी। तू वो पहला सुपर हीरो होगा जिसे सम्राट का राज्य देखने से पहले ही मृत्यु का आलिंगन करना होगा। तुझे मृत्यु देने के लिए ही मैं महानगर आई हूँ। भड़ाक! आह! बिसर्पी बहुत ताकतवर है। मैं उसके ऊपर घातक वार नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुझे चोट पहुंचाने से नहीं चुकेगी। मर ध्रुव, तेरी जली हुई लाश सम्राट को तोहफे में दूंगी। ओह! इसका नया दंड आग उगल रहा है। अब तो मुझे अपनी रक्षात्मक नीति बदलकर आक्रमण का रास्ता अपनाना होगा, और सबसे पहले मुझे इसका दंड इसके हाथों से अलग करना होगा। लेकिन इसके पहले वाले दंड की तरह, और उसके लिए एक रास्ता है। ध्रुव के गले से एक तेज सीटी निकली, और आसपास की ढेर सारी चिड़ियां बिसर्पी के ऊपर टूट पड़ी। ओह! ये पंछी, अब तो अपनी जान बचाने के लिए इन पंछियों का सहारा ले रहा है कायर। वो इसलिए ताकि तुझे थोड़ी देर के लिए उलझा सकूं। जब तक तुम इन पंछियों से उलझी रहोगी, उतनी देर मुझ पर वार नहीं कर सकोगी, और उतना समय मेरे लिए बहुत है तुम तक पहुंचने और तुम्हारा दंड तोड़ने के लिए। औच! ध्रुव के एक सटीक प्रहार से बिसर्पी का नागदंड टूट गया। अब बोलो बिसर्पी, अब क्या करोगी? मेरे दंड में ही मेरी शक्तियों निहित थी, इसलिए उसके टूट जाने से मेरी रण शक्ति खत्म हो गई है। पर अब मैं जो रूप धारण करूंगी, उसके लिए मुझे ना किसी दंड की आवश्यकता है और ना ही रण शक्ति की, क्योंकि मेरा इच्छाधारी रूप ही इतना शक्तिशाली है जो तुझे मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होगा। अब तुम मरेगा ध्रुव, क्योंकि एक इंसान इच्छाधारी नागिन की शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकती। आह! अगले ही क्षण बिसर्पी के मुंह से निकली विस्फुंकार ने ध्रुव को चारों तरफ से घेर लिया। मेरी विस्फुंकार तेरे शरीर को नागराज के विष की भांति पिघला तो नहीं सकती, लेकिन ये तेरा दम घोट कर तुझे मार जरूर सकती है। ओफ! बिसर्पी के मुंह से विष का तूफान निकल रहा है, जो मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मुझे इस विष के रास्ते से हटना होगा। ये विष तो एक तरल बादल के रूप में जैसे मेरे चारों ओर फैल गया है। अब मैं चाहकर भी इसके बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। ध्रुव की नाक में लगा एयर फिल्टर फेल हो चुका था। मेरा नोज फिल्टर, जो अब तक मुझे इस विष के असर से बचा रहा था, अब वो भी काम नहीं कर रहा है। और अब ध्रुव धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। विष मेरी सांसों के जरिए मेरे शरीर में पहुंच चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं, जाको राखो साइयां, मार सके ना कोई। ध्रुव के शरीर के चारों तरफ फैला हुआ विष एक तरफ खींचा चला गया। अरे ये क्या?
ये विष लहर अचानक मेरे शरीर के पास से कैसे हट रही है और विष का असर भी मेरे शरीर से उतर रहा है, लेकिन कैसे? कोई मेरी मदद कर रहा है, लेकिन कौन? विसर्पी के विष का असर तुम्हारे ऊपर से मैंने हटाया है ध्रुव, क्योंकि विसर्पी की इच्छाधारी नाग शक्ति का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ मेरी तिरस्मी शक्ति। फेसलेस, तुम यहाँ कैसे? गलत सवाल ध्रुव। महानगर में नागराज की अनुपस्थिति में कोई संकट आएगा तो उसे रोकने के लिए फेसलेस आएगा ही। हूँ तो अब विसर्पी की हूँ तो विसर्पी हूँ तो अब विसर्पी की दुम भी सीधी कर दूंगा। फेसलेस के तिलस्मी वार ने विसर्पी को अपना विष समेटने पर मजबूर कर दिया। अब विसर्पी अकेले थी और उसके सामने दो महारथी थे, एक दिमाग का जादूगर और दूसरा तिलिस्म का खिलाड़ी। स्थान नागद्वीप, जहां इस सारे घटनाक्रम पर अपनी गीत दृष्टि जमाया था राक्षसराज चंडकाल। तो ब्रह्मांड रक्षक मेरी पंचनाग सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक ओर जहां नागार्जुन को तिरंगा ने बेबस कर दिया, वहीं दूसरी ओर शक्ति ने नागदेव को बेहोश कर दिया है। उधर डोगा और सरफराज के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है, यानी ब्रह्मांड रक्षक और पंचनाग दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और मुकाबला बराबरी का है। अब देखना ये है कि राजनगर में सिंहनाग और वो क्या नाम है उसका, हाँ, इंस्पेक्टर स्टील, उन दोनों के बीच क्या होता है। चंडकाल की दृष्टि दोबारा काल दर्पण पर जम गई, जिसमें नजर आ रहा था राजनगर का वर्तमान दृश्य। राजनगर, जहां सिंहनाग और इंस्पेक्टर स्टील आमने सामने थे। तो जो भी है, सिंहनाग के सामने आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो भी सिंहनाग के रास्ते में आएगा, सिंहनाग के पंजे उसके जिस्म की धज्जियां उड़ा देंगे। तुम एक बार पहले भी कई साल पहले राजनगर में अपने साथियों के साथ हंगामा मचा चुके हो सिंहनाग। उस समय नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ने मिलकर तुम लोगों को रोका था, लेकिन आज राजनगर में मैं अकेला ही हूँ। मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दी है सिंहनाग, अब अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बेहतर यही होगा तुम खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना जिस तरह तुमने राजनगर में तोड़फोड़ और आतंक फैलाया है, उसके कारण मैं तुम्हें सीधा गोली मार सकता हूँ। वाह, तेरी दिलेरी से मैं बहुत खुश हुआ। मानो पहली बार किसी ने सिंहनाग से सामना करने और उसे धमकी देने की हिम्मत की है, और इसके इनाम में मैं स्वयं तेरे सीने को फाड़कर तेरा दिल बाहर निकाल। टन। अरे, तू तो धातु का कवच पहने हुए है। ये धातु का कवच नहीं, बल्कि धातु से बना हुआ मेरा शरीर है सिंहनाग। केवल इस शरीर में मेरा दिमाग मानव का है, और वो भी इसलिए क्योंकि कई साल पहले कुछ आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान मेरा शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था। धड़ाक। मेरा शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन अपराध और अपराधियों को खत्म करने का मेरा जुनून खत्म नहीं हुआ। और तब मेरे वैज्ञानिक दोस्त डॉक्टर अनीस ने मेरे लिए स्टील और टाइटेनियम का ये रोबोट शरीर बनाया, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। धाड़। और यही शरीर अब मेरी पहचान बन गया है, जिसे दुनिया इंस्पेक्टर स्टील के नाम से जानती है। गलती हो गई। मैं तो तुझे साधारण मानव समझकर अपने नाखूनों से फाड़ना चाहता था, लेकिन तू तो धातु का बना हुआ है, इसलिए अब तुझे मारने के लिए मुझे आवाहन करना होगा अपने दिव्य अस्त्र यानी सिंहास्त्र का, जो पर्वतों का सीना भी चीर सकता है। अब तो तू पक्का मेरे हाथों से मरेगा रे स्टील, क्योंकि मेरा ये अस्त्र तुझे खत्म करने की शक्ति रखता है। टनाक। सिंहनाग अपने शस्त्र से एक बार फिर स्टील की तरफ लपका। मेरा अगला वार तेरे इस धातुई शरीर के दो टुकड़े कर देगा स्टील। ओह, इसका हथियार तो मेरे स्टील के शरीर को भी भेदने की क्षमता रखता है। मुझे इसके इस हथियार से बचना होगा, और एक बार तेरा शरीर खत्म तो तू भी खत्म, समझे? सिंहनाग का रास्ता काटा है तूने स्टील, अब तुझे अपनी मृत्यु से साक्षात्कार करना होगा। ओह, इसके हथियार मेरे स्टील और टाइटेनियम के बने शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर इसके कुछ बार और हुए तो वाकई मेरे शरीर को क्षति पहुंच सकती है।
इसके हथियार को इसके हाथों से छुड़ाना होगा और इसके लिए डिफेंस छोड़कर अटैक करने की नीति अपनानी होगी। भड़ाक! स्टील के उस तेज प्रहार से सिंहनाग का भी सिर चकरा गया और इतना समय स्टील के लिए सिंहास्त्र को बाहर निकालने के लिए काफ़ी था। यह शस्त्र मुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन मेरे इंटरनल सर्किट और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब मैं इसके इसलिए अब मैं इसको घायल कर गिरफ्तार करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। स्टील की गन एक साथ लगातार कई गोलियां दागती चली गई, लेकिन सामने सिंहनाग था, इच्छाधारी नाग मानो, जिसके लिए रूप बदलकर गोलियों से बचना मामूली सी बात है। ये गोलियां मुझे छू भी नहीं सकेगी स्टील। अगले ही पल सिंहनाग सर्प रूप में स्टील के शरीर से लिपटता चला गया। अब तू नहीं बचेगा स्टील, मेरा सर्प शिकंजा तेरे शरीर को किसी टीन के डिब्बे की तरह पिचका देगा, क्योंकि एक बार जो मेरे इस शिकंजे में फंस गया, उसके बाद उसकी लाश ही इस शिकंजे से निकल पाती है। सिंहनाग का शिकंजा कसने लगा। हाँ, पता नहीं किस धातु का बना हुआ है, तू जो मेरी सर पकड़ भी इसे तोड़ नहीं पा रही है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरा शरीर अब स्टील के साथ साथ टाइटेनियम धातु से भी बना हुआ है, जिसे तोड़ना तुम जैसे कि बस की बात नहीं है। पर दिमाग तो मानव का ही है, जिसे जीने के लिए प्राणवायु की जरूरत होती होगी। मैं तेरे आसपास की वायु को जहरीली कर दूंगा ताकि तू सांस ना ले पाए। इतना समय तुझे नहीं मिल पाएगा सिंहनाग, क्योंकि अब मेरे शरीर की रक्षा प्रणाली ने मेरे शरीर के ऊपरी परत में 440 वोल्ट का करंट रिलीज कर दिया है। या कर बच! इसका प्रबंध मेरे निर्माता ने इस तरह किया है कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन तुझे बेदम कर देगी। करंट के तेज झटके ने सिंहनाग को अपनी कुंडली खोलने के लिए विवश कर दिया। अब तू सबसे पहले हॉस्पिटल जाएगा सिंहनाग, और उसके बाद तेरे जैसे अपराधियों के लिए बनाई गई स्पेशल जेल। धड़ाक! तो सिंहनाग को मामूली समझने के भूल कर बैठा है स्टील, और इसमें तेरी गलती नहीं है। दरअसल अब तक मैं तुझसे खेल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि तू शक्तिशाली शत्रु है, और शक्तिशाली शत्रु से निपटने के लिए मुझे भी अपना शक्तिशाली रूप लेना होगा। वो रूप जो आज तक सिंहनाग बहुत कम ही बार लेता है, लेकिन जब ये रूप लेता है तो शत्रु का क्रियाक्रम तय होता है। स्टील की आंखों के सामने सिंहनाग का शरीर देखते ही देखते एक विशाल रूप धारण करने लगा। इंस्पेक्टर स्टील अब एक बड़े संकट में था, और काल दर्पण में ये दृश्य देख रहे चंडकाल का अट्ठास काल गुफा को भी दहलाने लगा। मान गया इन पंचनागों को भी, इन्होंने अलौकिक शक्तियां धारण कर रखी है। अब देखते हैं कि स्टील क्या करेगा। और रूपनगर में नाग प्रेती जैसे संकट के आगे एंथोनी स्वयं संकट बनकर आ खड़ा हुआ था। तू जो भी है, लेकिन तू बहादुर होने के साथ साथ मूर्ख भी है, क्योंकि तूने मेरा रास्ता रोका है। क्या तुझे पता नहीं कि मैं नाग प्रेती का रास्ता रोककर अपनी मौत की दावत देने के बराबर है? एंथोनी के शहर में तबाही मचाकर मौत को दावत तो तू दे रहा है शैतान, और रही तुझे रोकने की बात, तो रूपनगर में एंथोनी के होते हुए तू हंगामा नहीं कर सकता। मैं एंथोनी हूँ, इस शहर का रक्षक और ब्रह्मांड रक्षक दल का सदस्य, और मेरे होते हुए तो इस शहर में तबाही नहीं बचा सकता। मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि तू एक इच्छाधारी प्रेत नाग है, और नागराज के दोस्त होते हैं, इसलिए तेरी बेहतरी के लिए यही अच्छा होगा कि तू जहाँ से आया है वहीं वापस लौट जा। तूने शायद मेरा परिचय ठीक से नहीं सुना एंथोनी। मेरा नाम नाग प्रेती है, पंचनाग दल का सबसे खतरनाक सदस्य है, और मैं यहाँ अपने स्वामी राक्षसराज चंडकाल के कहने पर मानव को उनके गुलाम बनाने के लिए आया हूँ। उसके आगे मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही काफ़ी है कि तुझे चंडकाल ने भेजा है, और इतनी वजह तुझे पीटने के लिए काफ़ी है। तड़ाक! मार डाला। ऐसा लगता है कि जैसे इस बार से मेरे अस्थि पंजर का हर टुकड़ा हिल कर रह गया। मुझ में खड़े होने की हिम्मत भी नहीं आ रही है।
यही सुनना चाहता था ना तू एंथोनी? पर अफसोस, मैं एक प्रेत हूँ और प्रेतों पर ऐसे छोटे मोटे वारों का असर नहीं होता। अपनी बातों से तू बहुत घमंडी लगता है, लेकिन शायद तू नहीं जानता कि अगर तू प्रेत है तो मैं एक मुर्दा हूँ नाग प्रेती। आज तुझसे अपने बराबर की टक्कर मिलेगी, क्योंकि तू मर नहीं सकता और मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। प्रेत हो या मुर्दा, उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक उसका शरीर होता है, और नाग प्रेती अपने दुश्मन का शरीर ही खा जाता है। देख, तेरा हाथ तेरे शरीर से गायब हो रहा है एंथोनी। अरे, मेरा हाथ उसके शरीर में धंसकर गायब हो रहा है। ये मेरे शरीर को खा सकता है। मुझे खुद को बचाने के लिए ट्रांसमिट होना होगा। अरे, कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ दुष्ट प्रेतनाथ, तेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। धड़ाक। आह! पीछे से वार। ये तो सरासर धोखा है। तेरे जैसे मायावी के साथ धोखा करना धोखा नहीं कहलाता। भड़ाक। और वैसे भी प्रेम और जंग में सब जायज होता है। तू ताकतवर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है एंथोनी, और ऐसे लोगों को देखकर मेरी भूख और भड़क उठती है। देख, तुझे देखकर भूख के मारे मेरी लार टपक रही है। नागप्रीति के मुंह से लार की बौछार एंथोनी की तरफ बरस पड़ी। एंथोनी लार के रास्ते से तेजी से हटा, लेकिन बसते बसते भी लार के कुछ छींटे उसके शरीर पर पड़ गए। ओह, ये तो कोई तेज विष है, और ये विष मेरे शरीर को गला रहा है। अब इस प्रेत का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। फुस। और तुझे बहुत भूख लगी है ना नागप्रेती? ले, मेरा प्रचंड गुस्सा खा। तड़ाक। और अब मैं तुझे खिलाऊंगा नर का अग्नि, वो नर का अग्नि जिसे खाते ही तेरी भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी, क्योंकि ये पापियों की आत्मा को जकड़कर बहुत दर्द देती है। और वो है मेरी ठंडी आग। स्क्रैच। आह! ये कैसी आग है जो मेरी आत्मा को जकड़ रही है? इसकी तपिश में ऐसी बर्फ जैसी जलन है जिसे मैं सह नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने होश खो रहा हूँ। नागप्रेती के बेहोश होते ही एंथोनी ने अपनी ठंडी आग वापस समेट ली। कमाल है, इतना शक्तिशाली प्रेत मेरी थोड़ी सी ठंडी आग के प्रहार से ही बेहोश हो गया। खैर, अब रूपनगर पर आया हुआ संकट टल चुका है। अब मुझे बाकी ब्रह्मांड रक्षकों से उनके हालात मालूम करने चाहिए। एंथोनी थोड़ी देर के लिए असावधान हो गया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।